नमस्कार, आदाब, शस्त्रीय अकाल। मैं हूँ वंदना, लखनऊ से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडिया वर्सेस भारत क्यों में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही खास मेहमान श्रीमान अम्बरीश देव गुप्ता जी, जो कि भारत महापरिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किसान बिल पर। किसान इसको काला कानून कहने पर मजबूर है। इन सब के बारे में हमें सर से जानकारी मिलेगी। तो सर बताइए, आपकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है या नहीं? देखिए, भारत महापरिवार पार्टी पहले दिन से ही किसानों के साथ है और इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। यह इसलिए क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आईं वो जमाखोरी, कालाबाजारी पर कोई ठोस नियंत्रण नहीं कर पाई, न ही आज तक किसानों के अनाज की सुरक्षा ही सुनिश्चित कर पाई। क्योंकि हमने किसान और कृषि संबंधित तमाम विषयों पर जमीनी स्तर पर शोध किया है, जिन आधारों पर हमने अपने समाधान तैयार किए। इन समाधान में हमने हर छोटे बड़े किसानों को सशक्त बनाने की एक आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली को भी विकसित किया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सभी जो समाधान है वो 2014 से पहले यानी बीजेपी गवर्नमेंट के आने के पहले समाधान है। मैंने यही नहीं, हमने ऐसे तमाम विषयों पर जो देश की समस्याओं और चुनौतियां खड़ी हुई हैं उन सभी विषयों पर अपने समाधान तैयार किए हैं। और यह हमने जितने भी समाधान हैं, आप हमारी जो वेबसाइट है www.bharatmahaparivar.org उस पर हमने डाल भी रखा है। यह भारत की पहली ऐसी पार्टी है जो एजेंडा नहीं समाधान नीति लेकर आती है। जैसा कि अभी सरकार का कहना है कि जो बिल लेकर के आई है उससे किसान और सशक्त हो जाएगा, बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, जबकि आप सब देख रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान ठंड को सहते हुए किसान जो है सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि किसान अपनी मूल समस्या नहीं जानता, जबकि अगर आप किसानों की मूल समस्या नहीं जानते हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यह जो बिल है इसकी जो नींव है इस सरकार ने 2018 में ही रख लिया था और इन्होंने एक योजना ला करके छोटे किसानों को बांटने का एक षड्यंत्र किया। सभी विषयों को आपको समझने के लिए सबसे पहले इन तीनों जो बिल है इसको समझना पड़ेगा। इनमें जो इसके द्वारा जो आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो खड़ी होने वाली चुनौतियां हैं भविष्य में, उसको समझना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिल के आने से जो किसानों का शोषण है वो और बढ़ेगा। कॉर्पोरेट और बिचौलिए इसकी जो मनमानियां हैं वो और बढ़ जाएंगी। जनता को खाने पीने की सभी वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बिल से किसान सशक्त नहीं होगा और मजबूर हो जाएगा। यह इस देश की विडंबना ही है कि किसानों के तमाम ऐसे लीडर हुए जो सरकार में भी रहे लेकिन किसानों को सशक्त बनाने की एक भी नीति नहीं बना पाए। ना ही आज तक किसानों की सुरक्षा तय कर पाए, ना ही अनाज की सुरक्षा तय कर पाए, ना ही अनाज की कीमत की गारंटी ही दिला पाए। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि किसानों के साथ षड्यंत्र हुआ है, तो कैसे? बिल्कुल, सरकार ने 2018 में एक योजना लेकर के आई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत इन्होंने ये कहा कि जो 2 हेक्टेयर की भूमि वाले किसान हैं ऐसे किसानों को 6,000 रुपया देने की बात कही गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह योजना लाने का सरकार का 2 मकसद था। पहला तो 2019 का चुनाव बहुमत से जीतना, जिसमें ये सफल रहे। दूसरा यह कृषि बिल, यह जानते थे कि जब यह बिल आएगा और किसान इसको समझेगा तो आंदोलन जरूर करेगा। यह आंदोलन देशव्यापी ना बन सके इसलिए इन्होंने छोटे किसानों को आर्थिक लाभ देकर बांटने का एक पूरा षड्यंत्र किया, जिसमें यह भी बहुत हद तक सफल रहे। आपने देखा होगा सरकार यह भी जानती थी कि किसान अपनी इसमें भी जुगत लगाएगा लाभ लेने के लिए, इसलिए इन्होंने 2 हेक्टेयर के अलावा और कोई शर्त नहीं रखा। हुआ क्या कि जिसके पास 1 धुर भी है, 1 बिस्वा, आधा बिस्वा भी है, वह भी इसका रजिस्ट्रेशन लेकर के लाभ ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो 2 हेक्टेयर वाली भूमि वाले किसान थे उन्होंने क्या किया, अपने खाते बांट लिए परिवार संख्या के हिसाब से, तो 1 से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं। उसी तरीके से जो 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले किसान थे जो लाभ लेने के योग्य नहीं थे, अब वह भी अपने खातों को बांट करके इस तरीके से लाभ ले रहे हैं। तो सरकार का जो है हजारों करोड़ रुपया जो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। आपने इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने भाग नहीं लिया। कुछ लोग जो है सरकार का गुणगान गाते दिखे। अब सरकार क्या कर रही है कि इस योजना को चुनावी फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि आप बताइए कि कोई 1 बिस्वा, आधा बिस्वा में कोई खेती करता है क्या? मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाता हूं कि इस योजना की निष्पक्षता से जांच कराई जाए, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और देश के लोगों पे जो अंधभक्ति की पट्टी पड़ी हुई है
वो थोड़ी सी खुलेगी। देखिए आज हम सब जो है भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ऐसे तमाम क्रांतिकारियों की पुण्यतिथि, जन्मतिथि मनाते हैं। कभी आप लोगों ने यह सोचा कि ये जो क्रांतिकारी हुए वो देश को किस व्यवस्था के साथ आजाद कराना चाहते थे? अंग्रेज के समय में भी लोग जो है अंग्रेजों की नौकरी करते थे। उन्होंने 200 साल राज किया, बहुत सारे लोग खुश थे। ठीक है, आपने 7 सालों में ये स्थिति पैदा कर दी। तो आप सोचिए, इसी तरीके से जब अंग्रेजों के शासनकाल में इसी तरीके से जब पूंजीवादी और कर व्यवस्थाओं से देश की जो गरीब जनता है उनका शोषण होने लगा, तो उन्हीं में से कुछ लोग खड़े हुए जिनको क्रांतिकारी कहा गया। यही क्रांतिकारी जिनकी हम पुण्यतिथि, जन्मतिथि आज मनाते हैं, हम सब शायद भूल गए। महज 75 वर्ष बाद स्वयं को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कहने वाली सरकार आज वही अंग्रेजों की पूंजीवादी नीति का अनुसरण कर रही है और हम सब मौन बैठे। क्या यह हमारी राष्ट्रभक्ति है? अब आप बताइए कि सरकार निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करके कौन सा राष्ट्रवाद फैलाना चाहती है और किस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाएगी? इस पर सभी लोगों को विचार करना चाहिए, अन्यथा जो आपकी आने वाली पीढ़ी है ना, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये मैं सभी से कहना चाहूंगा। इसलिए यह तीनों बिल वापस होना चाहिए। एक काला कानून है, ये किसानों का साथ देना चाहिए, किसानों की बात को समझना चाहिए। मैं इन सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा। सर, आपने किसानों को सशक्त बनाने के लिए क्या समाधान तैयार किए हैं? देखिए, भारत महापरिवार पार्टी किसानों की हर मूल समस्या का समाधान बना चुकी है। हमने पारंपरिक कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी पूरी प्रणाली हम बना चुके हैं। हमने 3 बातें पहले कही हैं। हमने कहा है कि हम किसानों के अनाज की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करेंगे, जिसके तहत हमने कहा है कि जो उत्पादन क्षेत्र के आधार पर हम कोल्ड स्टोरेज, भंडार कक्ष बनाएंगे, जहां पर किसान अपने अनाज, फल, सब्जी जो भी चीजें फसल होंगी वो उसको उसके बिक्री होने तक उसे सुरक्षित कर सकेगा। ठीक है। दूसरा हमने ये कहा है कि हम अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, सभी का हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तय करेंगे। साथ ही हमने कहा कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम अधिकतम समर्थन मूल्य की भी गारंटी तय करेंगे। उसके साथ साथ हम बाजार के संतुलन को बनाए रखने के लिए व्यापारी को न्यूनतम खुदरा मूल्य और उपभोक्ता को अधिकतम खुदरा मूल्य ये भी तय करेंगे। ठीक है। तीसरे प्रणाली में हमने ये कहा है कि देश का चाहे निजी भंडारण हो, चाहे वह सरकारी भंडारण, वो सभी कोर प्रणाली पे होंगे। जहां पे किसान हो या व्यापारी हो, वह जो भी भंडारण करेगा उसकी पूरी स्थिति देश की जनता को पता होगा। इससे हमारे 2 लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि किसान को अनाज की पूरी स्थिति का ज्ञान होगा कि कौन से अनाज बोने हैं, कौन से अनाज नहीं बोने हैं, ये पता होगा। दूसरा, अभी आप देखते होंगे कि अनाज अधिक उत्पन्न हो जाने पे वो बर्बाद होने की स्थिति में आ जाता है, उसकी कीमत नहीं मिल पाती है, किसान उसको बर्बाद करता है। ये स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से होने पर, यह प्रणाली सब आ जाने पर बाजार का संतुलन बनेगा, किसान को उसकी अच्छी कीमत मिलेगा, महंगाई को स्थिर किया जा सकेगा और जमाखोरी, कालाबाजारी को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकेगा। इसकी और यहाँ तक नहीं, मैंने इसके बिक्री तक यानी किसानों के जो है बिक्री की पूरी प्रणाली भी हम बना चुके हैं, जहां पर किसान एक स्थान पर बैठ के पूरे भारत में कहीं भी अपने अनाज को बेच सके, जिसकी तमाम रूपरेखा हमारी भारत महापरिवार की वेबसाइट पे आप जाएंगे कृषि समाधान पर तो आपको मिलेगा। तो सर, अभी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें? देखिए, भारत महापरिवार पार्टी ये पहली पार्टी है जो समाधान नीति पे काम, और हमने योग्यता के आधार पर अपने जो उम्मीदवार हैं उसकी चयन प्रणाली हमने शुरू कर दिया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो तमाम ऐसे लोग जो देश के इस तरीके से विकास में अपनी योगदान देना चाहते हैं, जिसके अंदर कोई क्षमता है, योग्यता है, जो जज्बा रखते हैं। क्योंकि देखिए, भारत महापरिवार पार्टी उद्देश्यहीन नहीं है दूसरे पार्टियों की तरह। हमने अपने सभी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पे अपने समाधान बना चुके हैं। आपको हमारा साथ देना है। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम एक पारदर्शी और जनता के अधिकारों का भारत बनाने के लिए हम अग्रसर हो सकेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों का, जो भी योग्य हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आपके हिसाब से ये खुला मंच है, कोई भी आ सकता है? ये पूरा एक भारत महापरिवार पार्टी एक पूरा खुला मंच है, इसमें सभी का स्वागत है बिना कोई भेदभाव के। हम सिर्फ योग्यता के आधार पर हम काम कर रहे हैं और योग्यता मानकों के आधार पर हम हर व्यक्ति का चुनाव करेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। हमें बहुत ही अहम जानकारी जो थी कृषि बिल को लेकर वो मिली,
उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी उतना ही समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको इससे आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि और लोग जो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं उन तक भी हमारा ये वीडियो पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोई भी काम करते समय या फिर अपने मत का उपयोग करते समय बहुत ही सूझबूझ से काम लीजिए, क्योंकि हमारा राजा हमारा रक्षक होना चाहिए, भक्षक नहीं। और हम लोग बिना सोचे समझे किसी को भी वोट दे देते हैं और फिर थोड़े दिन के लिए परेशान होना पड़ता है, क्योंकि सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, हम लोगों के लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो हमारा एक फैसला हमारे भविष्य का निर्माण करता है, इसको सोचते हुए काम करिए, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अंत में कुछ लाइनें बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूंगी कि मुर्दा लोहे को भी हथियार बनाने वाले, अपनी ताकत को भी औजार बनाने वाले, हमको कमजोर समझते हैं ये सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो हम ही लोग सरकार बनाते हैं और हम ही लोगों के लिए अच्छा नहीं हो तो ये नहीं चलेगा। इस वजह से बहुत सोच समझ के काम करिएगा। धन्यवाद।